प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले पर बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी सेना से जुड़े आतंकी गिरफ्तार, हमला करने वाला पहला था एसएसजी कमांडो। उत्तर प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी जितेंद्र उर्फ जीतू ढेर हत्या में वंचित, हाथरस का रहने वाला बदमाश। देहरादून के पलटन बाजार में छेड़छाड़ की घटनाएं जारी, छात्रों को छेड़ने की घटना पर डीएम हुए सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन ओवरब्रिज की छत ढही, 8 मजदूर घायल। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर बिहार के दरभंगा से, जहां समलैंगिक शादी करने का मामला सामने आया। इस घटना के सामने आते ही गांव में सनसनी फैल गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़कर अदालत में पेश किया है। कोर्ट ने नाबालिग को उसके परिजनों को सौंपकर महिला और उसके पति को जेल भेज दिया है। एक मामला आया है जिस मामले में कहा जा रहा है कि लड़की ने 3 बच्चों की मां ने अपने पति को छोड़ करके अपने ही एक रिश्तेदार से शादी कर ली। क्या मामला है पूरा का पूरा? मामला ये बहेड़ी थाना का है, जो कांड संख्या 126-25 है। इसमें विक्टिम है रौनक कुमारी और एक्यूज है आपको किरण देवी। किरण देवी रौनक कुमारी को ले गई थी घर से। उसके बाद जब उसका ऑलरेडी वो किरण देवी 3 बच्चों की माँ है, और उसने जब पुलिस, इसके फादर ने, रौनक कुमारी के फादर ने एक अपहरण केस कर दिया तो पुलिस पे दबाव थी इस लड़की को ढूंढने के लिए। जब पुलिस इसे को ढूंढने गई तो ये रौनक कुमारी और कृति देवी और उसका हस्बैंड तीनों एक साथ एक रूम में पकड़ाया गया। जब पकड़ा गया तो पूछा गया कि मैटर क्या है, तो उसने बताया कि हम दोनों ने शादी कर लिया है। अब ये तो मुझे पता नहीं, एक लड़की दोनों शादी, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, 3 बच्चे की माँ है। अभी स्टेटमेंट उसका 164 का प्रतिमा मैम के यहाँ, ADJ 7 है, जो ACGM 7 है, प्रतिमा कुमारी मैम, उनके यहाँ स्टेटमेंट लिया गया है। और इसको कांस्टेबल जो पकड़े थे उपेंद्र कुमार सिंह और दूसरी नीतू कुमारी पकड़ी है। यही स्टेटमेंट है। आपने शादी की है लड़की से? हाँ, अरे आपने शादी की है? हाँ। तो लड़की को क्यों चुना आपने शादी के लिए? मर्द भी तो थे। बताइए ना, हम लोग से, पत्रकार सबको बताने में क्या दिक्कत है, बताइए। क्यों पुलिस आपको लेके आई है? पुलिस लेके आए थे इसलिए यहाँ पे जो लड़की को उनको माँ बाप के हवाले कराना चाहते हैं। हाँ? कौन हवाले करना चाहते हैं? आप? क्यों? कारण जो हमारे साथ वो आगे थे इसलिए। हाँ? लड़की आगे थे हमारे साथ। आपके साथ लड़की आगे थी मतलब? बोला रहेंगे। कितना साल हुए आपके शादी को? शादी तो हो गया मेरे को 10-11 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपको? 3 है। 3 बच्चे। तो आपकी पत्नी क्या किसी लेडीज से शादी कर ली है क्या? क्या आप खुल के बताइए ना, क्या किया आपकी पत्नी? कर लिए थे। आपकी पत्नी किससे शादी की? कौन है वो? रौनक। हाँ? रौनक क्या होता है? रौनक लड़की है। रौनक नाम है। कहाँ के रहने वाली है वो? कमलपुर घाट। दोनों कैसे आपस में ये लोग मिली? ये नहीं पता आपकी पत्नी शादीशुदा होने के बाद इसको प्यार हो गया एक लड़की से। आपका क्या नाम है? कृष्णा। तो आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी एक लड़की से प्यार कर बैठी है? जब हमारे पास आए थे। जब कितने दिन पहले? यही 10-15 दिन से। हाँ बोलिए। तो आपकी पत्नी क्या बोली आपको? क्या आप आपके साथ नहीं रहेंगे? हाँ? बोले जो लड़की तो ले आए उनको हवाले करवा देते। हाँ? लड़की को उनको माँ बाप को दे देंगे। जिससे शादी किए थे उनको आप उनके माँ बाप को दे देंगे। तो इससे पुलिस आपको क्यों पकड़ ली? आप पे इन्होंने केस किया है? नहीं, मेरे पे तो नहीं किया, उनको लड़की ऑफिस में तो। हाँ? मेरे पे तो नहीं किया सर। उनको ही पता। तो आप शादीशुदा आदमी और आपकी पत्नी किसी लड़की से प्यार करने लगी है, लड़की को मोहब्बत है, तो कितना आपको झटका लगा इस बात का?
इसका तो लगे खबर झारखंड के गिरिडीह के तीसरी सीट जहां अंचल में किसानों का आंदोलन उग्र हो गया है। किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीओ को बंधक बना लिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया तो पुलिस और किसानों के बीच झड़प शुरू हो गई और पथराव की घटना हुई। पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं। पता चला है कि किसान जनता पार्टी नाम से एक पार्टी है, उनके द्वारा विगत कई दिनों से जब धरना दे रहे थे, लगभग 10 दिनों से, उसका पूर्व में भी एक बार धरना दे रहे थे। उनका मांग ये था कि जो गिरिडीह में सभी मुआवजा से संबंधित जो रिपोर्ट 2 है उसको काफ़ी उपलब्ध कराने की। इस संबंध में उनके द्वारा कई बार एप्लीकेशन वगैरह दिया गया था, उसका जवाब कार्यालय द्वारा दिया गया है, ये बता रहे हैं सीओ साहब। उसके बाद आरटीआई के माध्यम से भी मांगा गया था, उसको भी जवाब इनके द्वारा दिया गया है। इनका मानना है कि सभी आदमी का खतियान और जो रजिस्टर्ड डोमेन जितना भी जो ज़मीन वगैरह दर्ज है उसको कॉपी चाहिए। सीओ ऑफिस का कहना है कि वो उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, जो व्यक्तिगत जिनको है वो एक आदमी को ही उपलब्ध कराया जा सकता है। उसी आधार पर फिर आज भी धरना पिछला 10 दिनों से चल रहा था, तो आज जो ग्रामीण लोग बैठे हुए थे वो ज़्यादा उग्र हो गए थे। पता चला है कि लगभग 12 बजे के आसपास सीओ ऑफिस में अंदर घुस गए थे। सीओ साहब का कमरा वगैरह का दरवाज़ा बंद करके। उसके बाद पुलिस बल पहले से भी तैनात थी। उसके बाद थाना प्रभारी वगैरह इधर आए थे, उसके बाद उनको उधर से निकाला गया था। इसी बीच में पता चला है कि जो भीड़ द्वारा सीओ साहब की गाड़ी और जो थाना प्रभारी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और पत्थरबाजी वगैरह भी काफ़ी हुआ है। तो इसमें एक अफसर और एक महिला कांस्टेबल को छोड़ दिया है। इसमें आगे का जो अनुसंधान में जो कार्रवाई है थाना प्रभारी स्तर से किया जा रहा है। अभी स्थिति सामान्य है, हम लोग निगरानी रख रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, वो कुछ लोग का डिटेन करके रखे हैं। कितने लोग हैं? वो थाना प्रभारी अपना बताया। बैठे हुए थे, अचानक उनके द्वारा जो भी उनका डिमांड था उस पर डिस्कशन हो ही रहा था और उसमें से कुछ असामाजिक तत्व थे जो कि भीड़ को बिना मतलब का बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से चाह रहे थे कि शांति व्यवस्था बिगड़ जाए। उन्होंने कुछ लोगों ने पथराव भी करने की कोशिश की, बट 10 मिनट में भी पुलिस वाले आ गए। वहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण है और अभी कोई समस्या नहीं है। तो उन लोगों का मांग जायज़ है या नाजायज़ है सर? नहीं, जायज़ या नाजायज़ की बात नहीं, जो भी है उसका एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के खिलाफ ही उन्होंने जो भी आरटीआई में इन्फॉर्मेशन मांगा है, आरटीआई के इन्फॉर्मेशन उनको मिल गया है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसमें अपील करने का प्रोसीजर है और जो भी आगे का होता है प्रक्रिया के थ्रू ही होता है। आपने मतलब एक होता है कि अपने बल को या किसी और तरीके से आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। जो भी हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको जो भी अंचलाधिकारी द्वारा इन्फॉर्मेशन मिला था, अगर आप असंतुष्ट है उससे तो आप आगे उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। वो जो नॉर्मल प्रक्रिया है। और आगे अभी कार्रवाई जो भी है, जिन्होंने भी ये सब करने की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की है, उन सब ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ CCTV फुटेज वगैरह है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई करके उनके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये सीओ कार्यालय तीसरे में जो घटना हुई है उसमें किचपा के लोग तोड़फोड़ किया है और क्षतिग्रस्त किया है। इस आंदोलन भी उपस्थित हैं जो सही कार्रवाई, उचित कार्रवाई और विधि सम्मत की जा रही है। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से, जहां कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर टी श्याम भट्ट ने शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा, हमने मुठभेड़ के संबंध में स्वैच्छिक मामला दर्ज कर लिया है। ಆಗಿದೆ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಆಗಿ ಅವನ ಬಂಧನ ಆಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಬಾಲಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಮರ್ಡರ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವರದಿನೂ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರಿ.
ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಂತೆ, ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣ ಆದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರು ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಗ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಯಾವುದು ವರದಿ ಬರ್ತದೆ, ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಇವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಕರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಈಗ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 1-2 ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ 1-2 ಸಾರಿ ಅವರು ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ದೂರುದಾರರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर बिहार के भोजपुर से, जहां के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रमडी हरा गांव में जनसुराज पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। जनसुराज की ओर से जिलाध्यक्ष डॉक्टर पन्ना ओझा ने जनसुराज की नीतियों और लक्ष्य के बारे में लोगों को जानकारी दी। शाहपुर विधानसभा के रमडीहरा गांव में आज आप आई हैं जनता के बीच, खास करके महिलाओं के बीच, क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा है कि यहाँ पे महिलाएं जो हैं ये जागृत हैं और ये परिवर्तन चाह रही हैं। हर कोई मौके की तलाश में है, इनके पास विकल्प नहीं था। बातचीत करके यही पता चला कि विकल्प के अभाव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और जैसे ही विकल्प की बात सुने ये साथ चलने के लिए और बदलाव करने के लिए तैयार हैं। महिलाओं की स्थिति की बिहार में अगर बात करें तो राजनीति में सक्रियता काफ़ी कम है महिलाओं की, और जनसुराज की तरफ से आप एक मुखर आवाज़ बनकर लगातार जनता के बीच आप सक्रिय हैं। आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, खास करके उन इलाकों का जहां पर विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है।
तो विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? जो गांव में विकास की अभी तक के जो काम है उसको आप किस तरीके से देखती हैं? विकास तो वही हम लोग जहाँ जा रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आती है कि विकास की परिभाषा क्या है विकास? कि अगर विकास ही हुआ फिर भी हम लोग आज 28वें पायदान पे सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? सवाल ये है। तो जब ये पूछा जाता है कि हम लोग सबसे पिछड़े हैं और सबसे गरीब हैं, तो सब कह रहे हैं कि हाँ है, तो विकास है कहाँ पे? तो ये कहने वाली बात है कि विकास है। आप गांव-गांव जाइए, कह रहे हैं नली है, गली है, सड़क है, और नली गली सड़क से आगे यहाँ पे के लोगों को निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। ये सोचने नहीं दिया जा रहा है कि हाँ, नली गली से पहले बच्चों की पढ़ाई है, उनका भविष्य है, रोजगार है। तो वो चीज़ ही हम बताने चले हैं कि आप लोग जागिए और बच्चों के बारे में सोचिए। कहती हैं कि हम लोग जो भी आते हैं हमसे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि इस बार जिता दीजिए। तो मैं एक ही सवाल पूछती हूँ कि जब आपको उन पे दया आती है तो आपको अपने बच्चों पे क्यों नहीं आती? वर्तमान विधायक जी का ये गांव है जी, और इस गांव के लोगों ने आपसे क्या कहा? आप एक पार्टी की तरफ से आज आई हुई हैं, विधायक जी के गांव में आप आई हुई हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं उनके गांव में आप आई हुई हैं। विधायक जी के बारे में यहाँ के लोगों ने क्या कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका तो खास लगाव है इस गांव से। क्या कहा लोगों ने उनके बारे में? यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। मैं बस यही कहूँगी कि ये लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव में हमारे साथ देने के लिए ये लोग आगे चल रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनके बच्चों को जो शिक्षा नहीं मिल रही है, इनको ये बात समझ में आई है और समझ में कहीं ना कहीं इनको आता था, मगर ये लोग बोल नहीं पाते थे कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार और शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही मैंने रोजगार और शिक्षा की बात कही, ये लोग परिवर्तन के लिए एकदम तैयार हुए हैं कि नहीं, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है और वो मिलना ही चाहिए। तो विधायक जी के गांव में क्या स्थिति है विकास की? जनता तो ये भी जानना चाहती है कि वो तो विधानसभा में तमाम वादे कर रहे हैं कि हमने काम किया है, ये कर दिखा रहे हैं। अपने गांव में उन्होंने क्या किया है? आप क्या कहना चाहेंगे? कह रही हूँ कि विकास की स्थिति अच्छी होती तो ये लोग बदलाव के लिए खड़े ही नहीं होते ना। ये कहते ही नहीं कि बदलाव करिए, ये तो खुश होते कि नहीं, हमें जो कुछ भी मिलना चाहिए था, हम लोग बहुत खुश हैं, संपन्न है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब विकास के लिए रेडी क्यों है? ये चाह रही हैं कि बदलाव हो। आखिर बदलाव क्यों हो? वो तो जवाब यही देंगे। प्रशांत जी महिलाओं के बारे में भी तमाम बातें कर रहे हैं अन्य चैनलों के माध्यम से, या भी बहुत सारी बातें उनकी सामने आ रही हैं। अब महिलाओं को लेकर किस तरीके का विजन तैयार कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? अगर जनसुराज शासन में आती है 2025 विधानसभा का चुनाव जीतकर, तो 5 सालों के लिए क्या रोड मैप तैयार करने वाली है जनसुराज महिलाओं के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात कि महिलाओं को लेकर के वो बहुत सीरियस हैं और इसलिए उन्होंने पहले ही कहा कि हर लोकसभा से एक महिला को वो चुनाव जिताएंगे। तो सबसे पहली बात कि 40 महिलाओं को वो विधानसभा में सीट दे रहे हैं ताकि महिलाओं को अधिकार दिया जाए। उन्हें पता है कि एक महिला जो है वो महिला ही सारी समस्याएं, क्योंकि कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो उसका प्रभाव महिला पर ही पड़ता है और एक महिला ही भली भांति समझ सकती है कि क्या घर का मैनेजमेंट होता है। शायद ये सोचकर उन्होंने 40 सीट दिए हैं कि हर जगह अगर एक महिलाएं आएंगी तो महिला के विचारों के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तभी जाकर महिलाओं को उनका हक मिलेगा। रही दूसरी बात कि अगले 5 साल में महिलाओं को क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो हम महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कम दर पे, कम ब्याज दर पे, 4% वार्षिक ब्याज दर पे, सरकारी गारंटी पे इनको पूंजी दे रहे हैं ताकि ये मजबूत हो, सशक्त हों, ये अपना बिजनेस और व्यापार करें और आगे बढ़ें। तो हम लोग इनको आगे बढ़ाने के लिए चाहे जो होगा इनके साथ है और महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, आज अगर खड़ी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ यहाँ की महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चलें। अशिक्षा भी एक महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। बिहार के अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो पिछड़ेपन का कहीं ना कहीं कारण एक सबसे बड़ा अशिक्षा भी है। आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं? जनसुराज क्या कुछ इस बारे में सोच रही है? महिलाओं की शिक्षा सिर्फ आप सुदूर इलाकों की बात मत कीजिए, आप जहाँ भी जाइए, मैं वही इनको भी बता रही थी कि सरकारी व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि भाई हम सब कुछ फ्री का तो देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि यहाँ के लोग पढ़ें,
और यहाँ के लोग पढ़ लिख कर समझदार बने और हक की बात और सही गलत का फैसला लें। तो ये सिर्फ सुदूर इलाकों की बात नहीं है, पूरे बिहार की ये छवि है कि यहाँ से पढ़ाई ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि यहाँ के जो सरकार है उनकी मंशा है कि यहाँ के लोग पढ़े नहीं पढ़ेंगे, तभी पूरे भारत देश को हम लोग मजदूर सप्लाई करेंगे, क्योंकि बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बनाने की इन लोगों की लालसा है। शाहपुर विधानसभा को लेकर किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्योंकि चुनाव में 3-4 महीने रह चुके हैं और एक तरीके से तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। आप ये जो दौरे कर रही हैं, ये लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ बदलाव की बयार आप महसूस कर रही हैं? क्योंकि तीसरा विकल्प अब तो सब लोग भी मान चुके हैं कि जनसुराज ही तीसरा विकल्प है, क्या अनुभव रहा है आपका? यही है कि हम जब गांव-गांव जा रहे हैं और जब बदलाव और विकास की जो हम लोग बात कर रहे हैं और बड़े-बड़े दावे न करके हम लोग बेसिक बुनियादी चीज़ें बात कर रहे हैं कि शिक्षा ज़रूरी है, रोज़गार चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, महिलाओं को सशक्त होना है, किसान को भी मजबूती प्रदान करना है। तो ये 5 उद्देश्यों को हम लेकर के चल रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि बाढ़ क्षेत्र इलाकों के लिए, जिसमें प्रशांत जी भी कहते हैं, हमारी 20 लोगों की विदेशी और देसी लोगों की जो टीम बनी हुई है, जो अभी से काम कर रही है कि किस तरह से बाढ़ को नियंत्रण करके जहाँ पे सूखा है वहाँ पे उस सूखे के कष्ट को भी दूर किया जाए। तो इन सब चीज़ों पे हमारे प्लानिंग चल रहे हैं। अब ज़रूरत है कि जैसे ही सरकार बनती है हम इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ हमारे शाहपुर की बात नहीं है, शाहपुर जैसा यहाँ पूरा बिहार है, हर विधानसभा का वही हालत है। हम सिर्फ शाहपुर की बात करें तो ये गलत होगा, अगर बात करें बिहार की तभी जाकर बिहार बदलेगा। और बुलेटिन में अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में राजस्थान की टीम ने गुजरात को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच का मुख्य आकर्षण राजस्थान के बल्लेबाज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की लाजवाब पारी रही। किशोर बल्लेबाज वैभव T20 में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 7 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 35 गेंद पर शतक पूरा किया। त्रिकोणीय श्रृंखला में श्रीलंका के खिलाफ एक तरफा जीत से अपना अभियान का आगाज करने वाली भारतीय महिला टीम आज अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में भारत की 6 महिलाओं सहित 7 और मुक्केबाजों ने अंडर 17 फाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। सुदीर्मन कप प्रतियोगिता में बने रहने के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम के सामने इंडोनेशिया जैसी मजबूत टीम को हराने की चुनौती है। भारत अपने स्टार एकल खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।